घूंघट वाली भाभी के लंबे बाल। देखो, मेकअप मैं घर से करके आई हूँ। आज मेरे भाई की शादी है और मुझे मेरे बालों पर बहुत प्यारा सा हेयर स्टाइल चाहिए। तो मेरे बालों पर अच्छा हेयर स्टाइल बनाना और हाँ, थोड़ा ध्यान से बनाना। बहुत लंबे बाल हैं मेरे। कनिका ब्यूटी पार्लर में आकर बैठ तो जाती है, लेकिन वहाँ ब्यूटी पार्लर में मौजूद लड़कियां फ्रेशर होती हैं। उन्हें सही से काम आता ही नहीं था। अब क्या करें? अरे मैडम तो अभी तक आई नहीं है और इन कस्टमर की बुकिंग है। अब हमें ही इनका कुछ हेयर स्टाइल बनाना होगा। कोई बात नहीं, चलो हम हेयर स्टाइल बनाने की तैयारी करते हैं। वैसे इतना तो आता ही है हमें। शिल्पा और शालू दोनों ही मिलकर कनिका का हेयर स्टाइल बनाना शुरू करती हैं। एक तरफ शिल्पा कनिका का सिर वॉश करके उसके बालों को ड्रायर से सुखा रही होती है, तो दूसरी तरफ शालू प्रेसिंग मशीन लगाकर छोड़ देती है। जैसे ही शालू सूखे हुए बालों में प्रेसिंग मशीन लगाती है, प्रेसिंग मशीन गर्म ज्यादा होने की वजह से सारे बाल जला देती है और जलने की वजह से धुआं निकलने लगता है। अरे ये क्या हो गया? इनके तो सारे के सारे बाल जल गए। अब हम लोग क्या करें? मुझे तो हेयर एक्सटेंशन भी नहीं आता, नहीं तो इनके बालों में हेयर एक्सटेंशन कर देती। अब हम लोग क्या करें? चलो बहुत हुआ, मुझे देखने दो मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। कनिका जैसे ही शीशे में अपने लंबे घने बालों को देखने के लिए उठती है, वह अपने बालों को देखते ही हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुम दोनों ने मेरे बालों का? अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। मेरे कितने लंबे बाल थे, कहाँ गए मेरे इतने लंबे लंबे बाल? हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया। प्रेसिंग मशीन बहुत ज्यादा गर्म थी और आपके सारे बाल जल गए। क्या कहा तुमने? मेरे बाल जला दिए? हे भगवान, इतने प्रोफेशनल पार्लर में आने के बाद भी मेरे बालों के साथ ऐसा हो गया। कहाँ है तुम्हारी मैडम? बुलाओ अभी के अभी, अभी बुलाओ उसे यहाँ। कनिका उन दोनों को बहुत ज्यादा डांटती है और साथ ही पार्लर की मैडम को भी बुला लेती है। अब मैडम भी कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय माफी मांगने के, जिसके चलते कनिका बहुत ज्यादा मायूस होकर अपने जले कटे बालों को अपने भाई की शादी में ले पहुंचती है, जहां सभी औरतें उसे देखकर हंसने लगती हैं। अरे कनिको, ये क्या तुम्हारे बालों को क्या हो गया? लग रहा है किसी चूहे ने कुतर दिए हो तुम्हारे बाल। अरे इसके बाल छोड़ो, इसकी भाभी के बाल देखो। मंडप में बैठे हुए चारों तरफ उसके बाल ही बाल फैले हुए हैं। ओहो, आजकल की लड़कियों को भी ना ज्यादा फैशन की पड़ी रहती है। अब देखो, भाई की शादी के चलते अपने बालों का नुकसान करवा कर आ गई। अपने भाई की शादी में एंजॉय करने की जगह बेचारी कनिका रोते हुए वापस घर लौट जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ मालिनी अपने बेटे की शादी करके अपने घर अपने लंबे बाल वाली बहू को लेकर आती है। आओ बहू, घर में आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। मेरी निगाह तो तुम्हारे इन लंबे केशों के ऊपर से हट ही नहीं रही। बहुत सुंदर और लंबे बाल हैं तुम्हारे। तभी वहाँ पर कनिका आती है। हे भगवान कनिका, ये क्या करवा दिया तूने अपने बालों का? कहाँ चले गए तेरे लंबे लंबे बाल? कनिका रोते हुए अपनी माँ को सारी दास्तां सुनाती है। ओहो, मैंने तुझे कितनी बार कहा था, इन पार्लर वालर के चक्कर में मत पड़ना। करब करवा कर आ गई ना कांड अपने बालों का। अपनी भाभी के बालों को देखकर दूर से ही पता चल रहा है कि वह अपने बालों पर कुछ नहीं करवाती, बिल्कुल नेचुरल हैं। सही कहा माँ जी, मैंने आज तक अपने बालों पर कोई केमिकल नहीं लगाया। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ अपने बालों का। लेकिन नंद जी को तो देखो, छोटे बालों में कैसी लग रही हैं। बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। खैर ये सब छोड़ बहू, अपना घूंघट तो ऊपर कर। नहीं माँ जी, मैं नई बहू हूँ और मुझे घूंघट करना बहुत पसंद है। और मेरी माँ ने भी कहा था कि ससुराल में घूंघट करके ही रहना है। ओहो, कितनी संस्कारी बहू है मेरी। ठीक है, तू अपने कमरे में आराम करने चली जा, कल तेरी पहली रसोई की रस्म होगी। बहुत ज्यादा तारीफ कर रही है ना माँ मेरी भाभी की, उनके लंबे बालों के चलते। सब मेरे ऊपर हंस रहे हैं, लेकिन जब मेरे ही लंबे बाल नहीं हैं तो मेरी भाभी के क्यों होने चाहिए? उनके भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं रहने ही नहीं दूंगी। अब कनिका को अपनी भाभी सुरभि के लंबे बालों से चिढ़ मचने लगती है। इसी के चलते कनिका अगले दिन रसोई में अपनी भाभी को सभी के लिए खाना बनाते हुए देखती है। अच्छा, तो ये बात है, मेरी घूंघट वाली भाभी खाना बना रही है। इससे अच्छा मौका और क्या ही होगा। सुरभि की इतनी लंबी चोटी देखकर कनिका रसोई में पहुंच जाती है और मौका देखकर वह गैस के पास अपनी भाभी सुरभि की लंबी चोटी रखकर चली जाती है।
अब तो मेरी तरह मेरी भाभी के भी बाल जल जाएंगे। अरे इनके घूंघट के चलते इन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देने वाला। कनिका ऐसा सोच ही रही थी कि तभी सुरभि पीछे मुड़कर गैस के पास अपनी चोटी घूंघट के अंदर से ही देख लेती है, जिसके चलते वह अपने बालों में आग लगने से उन्हें बचा लेती है। हे भगवान, ये क्या, आज तो मेरे सारे बालों का नाश ही हो जाता। शुक्र है भगवान का जो मैंने ऐसा अनर्थ होने से पहले ही देख लिया। सुरभि ऐसा सोचकर सभी के लिए खाना परोसती है और खाने की टेबल पर लगा देती है। इस बार तो बच गई हूँ, अगली बार नहीं बचोगी। जब मैं परकटी हूँ तो मेरी भाभी भी परकटी ही होगी। कनिका को अपनी भाभी से इतनी ज्यादा चिढ़ मच गई थी कि वह किसी भी हालत में अपनी भाभी के बाल खराब करने पर तुली हुई थी। इसी के चलते उसने एक दिन फेसबुक पर एक गोरिल्ला ग्लू देखा। अरे वाह, ये गोरिल्ला ग्लू तो बहुत ही बढ़िया है। एक बार जो बाल चिपक जाएंगे मेरी भाभी के, फिर तो कैंची से ही कटवाने पड़ेंगे। अब मैं इस गोरिल्ला ग्लू की मदद से अपनी भाभी के सारे बाल उड़ा दूंगी। फिर देखती हूँ कोई कैसे तारीफ करता है इनके लंबे बालों की। कनिका ऑनलाइन गोरिल्ला ग्लू मंगवा लेती है, जिसके बाद वह उस ग्लू को अपनी भाभी के शैम्पू की बोतल में डाल देती है। जैसे ही सुरभि नहाने के लिए जाती है, वहाँ वह शैम्पू की जगह गोरिल्ला ग्लू लगा लेती है और उसके सारे बाल चिपक जाते हैं। नहीं नहीं, ये क्या हो गया, मेरे तो सारे बाल ही चिपक गए। माँ जी कहाँ हो आप, जल्दी से यहाँ पर आओ। सुरभि बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, जिसके चलते सभी लोग फौरन उसके कमरे में पहुंच जाते हैं, जहाँ सुरभि बाथरूम से कपड़े पहनकर बाहर आती है और अपने बालों को अपनी सास को दिखाते हुए कहती है, माँ जी देखो ना, ये मेरे बालों को क्या हो गया है। मैं तो शैम्पू कर रही थी लेकिन मेरे सारे बाल चिपक गए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, देखो तो सही कैसे तड़प रही है अपने लंबे बालों के चलते। मेरे बाल भी ऐसे ही लंबे थे। जब सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, भाभी का भी सब लोग मजाक उड़ाएंगे और मैं हंसूंगी। कनिका ऐसा अपने मन में सोच रही थी कि तभी मालिनी उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। अरे क्या दिक्कत है माँ आपको, आखिर मेरे मुंह पर चाटा क्यों मार रही हो? मैंने तुम्हें सुरभि के कमरे से उसकी शैम्पू की बोतल ले जाते हुए देखा था। सच सच बताओ, तुमने क्या किया है शैम्पू की बोतल के साथ? ये सुनते ही कनिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। रोते हुए वह सभी को सच बताने लगती है। हाँ माँ, तुमने सही कहा, ये सब मेरा ही किया धरा है, क्योंकि जब मेरे बाल जल गए थे तो सभी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। सब लोग मुझ पर हंस रहे थे, यहाँ तक कि भाभी भी। इन्हें अपने लंबे बालों पर कुछ ज्यादा ही घमंड था, इसलिए मैंने उनके बालों को चिपका दिया। तुझे जरा भी अंदाजा है कि तूने क्या किया है? तेरी वजह से इस बेचारी के बाल भी चले जाएंगे और तेरे बालों का नुकसान होना इसकी गलती नहीं थी। रहने दीजिए माँ जी, शायद इसमें कनिका की कोई गलती नहीं है। आप तो जानती ही हो, जब अचानक से बालों को कुछ हो जाए तो सबको बहुत बुरा लगता है, और इस समय मैं समझ सकती हूँ कनिका को कितना बुरा लगा होगा, और उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, नादानी में हो गया होगा। अपनी तरफ से अपनी भाभी को बोलते हुए देख कनिका को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, फिर भी आप मेरी तरफ ही ले रही हो। अरे तुम तो मेरी बहन जैसी हो, भला तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा मैं कैसे सोच सकती हूँ? जो हुआ वो सब नादानी में ही हुआ होगा। कोई बात नहीं, ये तो मेरे घर की खेती है, दोबारा से मेरे बाल उग जाएंगे। कनिका अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उनसे माफी मांगते हुए कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं आइंदा फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी, और ये आपके बाल फिर से ठीक हो सकते हैं। इसे ठीक करने का एक केमिकल भी आता है, जिसके बाद ये सारे बाल पहले की तरह हो जाएंगे। मैं वो केमिकल अभी ऑर्डर कर देती हूँ। कनिका केमिकल ऑर्डर कर देती है, जिसके बाद वह अपनी भाभी के बालों से केमिकल के द्वारा सभी ग्लू को हटा देती है, जिसके बाद सुरभि के बाल पहले की तरह हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरभि कनिका के बालों का अच्छे से ख्याल रखती है, जिसके चलते कनिका के बाल भी कमर तक लंबे हो जाते हैं। अब कनिका अपनी भाभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ओहो, बाप रे बाप, जनवरी में कड़ाके की सर्दी पड़ी है, मेरा तो हाथ ही नहीं चल रहा। माँ, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, आप अंदर चले जाइए पिताजी के पास। तू तो खुद कांप रही है, तू क्या काम करेगी? तू अंदर चली जा बेटा।
देख पीहू रो रही है, उसको संभाल। ठीक है माँ। 12 साल की अविका अंदर जाकर अपनी छोटी बहन को गोद में लेकर संभालती है। फिर ऐश्वर्या अंदर आकर चूल्हे पर आंख में धुआं झोंक कर खाना बनाती है। इतने में उसकी दूसरी बेटी नैना और ज्योति आती हैं। माँ माँ, मैं तो ठंड लग रही है, तो ये स्वेटर दो ना। हाँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, मेरे पास कोई स्वेटर नहीं है। जो पिछली बार का था वो फट रहा है, उसको पहनकर भी ठंड नहीं रुकेगी। माँ, मुझे भी पैरों में बहुत ठंड लग रही है, देखो मेरे मोजे फटे हुए हैं, कैसे छेद हो रहा है। अरे बेटा, मैं क्या करूं, घर में पैसे नहीं हैं, तुम तो जानती हो पिताजी का पिछले महीने एक्सीडेंट हुआ था, अभी तक हाथ पैर के घाव भरे नहीं हैं। कुछ समय रुक जाओ, मुझे कुछ काम मिल जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए नया मोजा, नया टोपा और स्वेटर ले आऊंगी। माँ, पीहू रो रही है, उसे भूख लग रही है, जरा देख लो ना आप। आई बेटा, चूल्हे से खाना उतार दूं। ऐश्वर्या चूल्हे से पतीला हटा देती है, बच्चों को खाना परोस देती है, फिर छोटी बेटी को गोद में ले लेती है। कुछ ही देर में उसकी चारों बेटियां खाना खा लेती हैं। सुनिए जी, आप बैठ जाइए, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। किंजल बेटा, तूने खाना खा लिया तो पीहू को गोद में ले ले, वह सोने ही वाली है बस। दीजिए माँ, आले मेरी प्याली सी बहन, निन्नी कर ले। तभी ऐश्वर्या अपने पति को अपने हाथ से खाना खिलाती है, क्योंकि उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। तभी खाते खाते रोहित रो पड़ता है। अजी, आप अचानक से रोने क्यों लग गए? क्या हुआ? कहीं दर्द हो रहा है? रो नहीं तो क्या करूं? मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। मेरी ऐसी हालत हुई है, मेरे बच्चों को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, तुम भी परेशान होती हो, और हमारी नन्ही सी जान कितनी परेशान हो रही होगी। मेरे बच्चों पर कपड़े भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी जिससे बच्चों के लिए कुछ ले आऊंगी। ऐश्वर्या, खिड़की से ठंडी हवा आ रही है, जरा बंद करवा दो। नैना बेटी, करना। हाँ पापा। माँ, ठंड लग रही है, कुछ करो ना। ऐसा करती हूँ, मैं थोड़ी सी आंच जला लेती हूँ। नैना खिड़की पर पर्दा डाल देती है। ऐश्वर्या पति को खाना खिलाकर जंगल से कुछ लकड़ी लाकर आंच जलाती है, जिससे उनकी ठंड थोड़ी कम होती है। दरअसल रोहित के एक्सीडेंट के बाद से घर का खर्च चलना मुश्किल हो गया था। कुछ दिन तो ठंड में उन्होंने बिना खाए पिए गुजारे हैं। बच्चियों को जैसे जैसे मुट्ठी भर चावल पकाकर खिला दिए थे। अगले दिन घर का मालिक महेश उनके दरवाजे पर आकर किराया मांगता है। अरे ओ ऐश्वर्या, तुम्हारा ये 5वां महीना चल रहा है। मैंने कहा था कि मुझे आज 5 महीना के किराया दोगी, चलो निकालो। साहब जी, आप तो जानते हैं मेरे पति की हालत कैसी है, वह काम पर गए नहीं हैं और मैं काम की तलाश में हूँ। अभी तक कोई काम नहीं मिला, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए जिससे मैं आपका किराया चुका दूं। बस तुम्हारी ये कहानी तो मैं बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, अब मैं और मोहलत नहीं दे सकता। बड़ी मुश्किल से अपना गाजर का हलवा छोड़कर ठंड में तुमसे पैसे मांगने आया हूँ। मेरे पैसे निकालो वरना इस घर से बाहर कर दूंगा। मालिक जी, रहम कीजिए, हमें घर से बाहर मत निकालिए, बाहर बहुत सर्दी है, हम कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा समय और दे दीजिए। कह दिया ना तो कह दिया, तुम लोग भिखारी हो 1 नंबर के, तुम कोई पैसा नहीं दोगे। अब मेरा घर खाली कर दो, कम से कम यहाँ से तो किराया आएगा। महेश उनकी एक नहीं सुनता और गरीब परिवार को कड़कती सर्दी में घर से बेघर कर देता है, जहाँ वह सब ठिठुर ठिठुर कर सड़क पर चलते हैं। माँ, बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो, कोई कपड़े भी नहीं है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। बस बेटा, थोड़ी देर और चल लो, क्या पता आगे कुछ ठिकाना मिल जाए। जी आगे चलिए। पूरा गरीब परिवार कांप रहा था। फिर थोड़ी आगे चलकर ऐश्वर्या को एक कचरे के ढेर के पास पाइप मिलता है। अजी वो देखिए पाइप, कुछ समय के लिए हम वहीं रह लेते हैं, कम से कम तन तो ढकेगा इस सर्दी में। बिल्कुल सही कहती हो भाग्यवान, आओ बच्चों यहाँ चलते हैं। ठीक है पापा। माँ, बहुत भूख लग रही है और ठंड भी। बेटा बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, मैं कहीं खाने का इंतजाम भी करती हूँ, बैठ जाओ। फिर वो सब उस पाइप में जाकर बैठ जाते हैं। ऐश्वर्या अपनी छोटी बेटी को गोद में लेकर संभालती है। हाय मेरी मासूम बच्चियां, सामने कचरे में बोरी वगैरह पड़ी है, यही उठाकर ले आती हूँ।
फिर ऐश्वर्या रोहित को पीहू सौंप कर कचरे से बोरी उठा लेती है और अपनी चारों बेटी को उड़ा देती है, जिससे उन्हें सर्दी से थोड़ी राहत मिलती है और वह सो जाती है। अगले दिन ठंड से कांप कर सभी उठते हैं। बाप रे बाप, बड़ी मुश्किल से रात में ठंड बीती है। माँ भूख लगी है। चिंता मत करो, मैं खाने का कुछ इंतजाम करती हूँ। फिर ऐश्वर्या सिग्नल पर जाकर ठंड में अपने पल्लू से लोगों की गाड़ी साफ करती है, जिससे उसे कुछ पैसे और फल मिल जाते हैं और वह ढाबे से 30 रुपए की दाल रोटी लाकर अपने बच्चे और पति को खिला देती है। माँ थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया है, लेकिन भूख तो अभी भी लग रही है और स्वेटर भी चाहिए था, स्वेटर भी नहीं है। मैं तो भी जाटल चाहिए माँ, पापा बहुत ठंडी है यहाँ। रोहित जी, मैं किसी काम की तलाश में जा रही हूँ, मैं अपने बच्चों को और ऐसी परेशानी में नहीं देख सकती। मैं भी चलता हूँ। रोहित जैसे ही उठकर चलता है तो वो गिर पड़ता है। लगता है ठंड से चोट पर असर हो गया है, इसलिए दर्द बढ़ गया है हड्डियों का। अजी आप यहाँ बच्चों के साथ रहिए, मैं हूं ना, मुझे माँ होने का फर्ज निभाने दीजिए। ऐश्वर्या दर दर दरवाजे पर जाकर काम की भीख मांगती है, पर कोई उसे काम नहीं देता। फिर एक बूढ़ा बाबा उसकी हालत देखकर कहता है, बेटी, अगर तुम्हें काम की जरूरत है तो मेरे खेत में आकर हल चला सकती हो। तो बताओ, क्योंकि मेरे बूढ़े हाथों से काम नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें रोज के पैसे दे दिया करूंगा। हाँ बाबा जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं कर लूंगी। मेरी 5 बेटियां और पति बड़े बुरे हाल में हैं। अरे, इतनी ठंड में तुम्हारे पास शॉल भी नहीं है? बाबा, आखिर गरीबी इंसान को किस मोड़ पर ले आती है आप देख सकते हैं। ना खाने का होश, न रहने का, न ओढ़ने पहनने का पता नहीं। भगवान, हम जैसे गरीबों पर और ठंड की कहर क्यों डालते हैं? लोग तो बड़े चाव से गरम गरम हलवा खा रहे होंगे, गरम कपड़े पहने होंगे, हीटर चला रहे होंगे, और एक हम जैसे गरीब परिवार को खाना तक नसीब नहीं होता। मेरा घर यहीं पास में है, मैं तुम्हें 2 कंबल दे देता हूँ, जिससे तुम्हें सहारा हो जाएगा। शुक्रिया बाबा, थोड़ा काम कर देती हूँ, शाम को ले जाऊंगी। ठीक है बेटी। फिर ऐश्वर्या उस बूढ़े बाबा के खेत में हल चलाती है और बीज डालती है, और काम करने के बाद शाम को उस बूढ़े बाबा से 2 कंबल ले जाती है, जिसे वो अपने बच्चों को उड़ा देती है और कुछ पैसों से दाल चावल लाकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर अपने बच्चों को देती है, जिसे खाकर अविका कहती है, अरे वाह, कितने दिन बाद माँ आपके हाथों का वही खाना खाने को मिला है। हाँ माँ, और दो ना। हाँ बेटा, ये लो। और रोहित जी, आपके लिए दर्द की दवाई लाई थी, ये खा लीजिएगा खाना खाने के बाद। ठीक है, खाना खा लो, तुमने बहुत मेहनत की है, सुबह से शाम तक परेशान हुई हो। सच में मेरे से ज्यादा तुमने अपना फर्ज निभाया है बच्चों के प्रति। इस ठंड की मार को चलते चलते देखा तुमने अपनी क्या दशा बना ली है। जी, माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाती है, दशा का क्या है, बच्चे ठीक रहे मेरे, बस। और मेरी छोटी गुड़िया कैसी रही पापा के साथ? इसने दूध पिया था? हाँ, बस एक बार। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, सर्दी भी बढ़ती रहती है। ऐश्वर्या उसे बूढ़े बाबा के खेत में काम करती है, जिससे रोज उसे पैसे मिलते हैं और वह अपने बच्चों के लिए सस्ते स्वेटर मोजे खरीद लेती है। उसके परिवार को थोड़ी राहत मिलती है। अगले दिन तक पैसे जोड़ जोड़ कर वो एक किराए का घर ले लेती है। रोहित के घाव भी भर जाते हैं और वह एक फैक्ट्री में काम करने लगता है, जिससे उनके घर की स्थिति संभल जाती है। बच्चे पढ़ने लगते हैं। भगवान की दया से धीरे धीरे हम संभल गए, लेकिन इस ठंड की मार मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी जो हमने संघर्ष किया है। बिल्कुल ठीक कहती हो तुम अविका की माँ। इस तरह गरीब माँ अपने बच्चों के लिए ठंड से बचने के लिए घर का इंतजाम कर देती है।